अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, नोएडा जैसे एरिया में रहते हैं और बढ़ती हुई पॉपुलेशन और डेंस पॉपुलेटेड एरिया में रहने से आप परेशान हो चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लो डेंसिटी इको फ्रेंडली कॉलोनी पॉलिसी अब लाई जा रही है, जिसमें आपके लिए बेहतरीन फार्म हाउस का प्रोविजन है। तो क्या है सरकार की पॉलिसी, क्या लोकेशन है, क्या एरिया नॉर्म्स हैं, क्या एक्सेस को लेकर क्लैरिटी दी गई है, क्या प्लानिंग पैरामीटर्स हैं, क्या एप्लीकेबल चार्जेस फीस है उसके अंदर, क्या रियल एस्टेट को ये किस तरह इम्पैक्ट करने वाली है, ये मैं आज आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए काम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आपको समझना होगा कि लो डेंसिटी इको फ्रेंडली कॉलोनी की जो पॉलिसी है, ये लाइसेंस अंडर एक्ट 8 ऑफ 1975 के अंदर है। 21/4/2023 को यहाँ पर ये हरियाणा सरकार द्वारा ये पॉलिसी लाई गई। अब इसको थोड़ा सा पहले भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ फार्म हाउस जो कि अर्बन एरिया में या एग्रीकल्चर जोन के अंदर, वहां पर अनऑथराइज काफी सारे फार्म हाउस डेवलप हो रहे थे। तो 30/5/2014 को एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था लो डेंसिटी इको फ्रेंडली कॉलोनी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां बहुत सारे लाइसेंसेस अप्लाई नहीं हुए, उसमें अमेंडमेंट्स भी आए। 29/8/2014 और 29/8/2019 को उसमें काफी सारे चेंजेस भी लाए। लेकिन बाद में वहाँ CLU जो ग्रांट किया जाता है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया, स्पेशली हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन के अंदर। मतलब जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद के एरिया प्राइम एरियाज आते हैं, तो इसको हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन के एरिया माने जाते हैं जो आबादी के बहुत नजदीक हैं। तो उन एरियाज में इसको बिल्कुल पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर इसमें स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शंस डाले गए और 17/9/2021 को ये फिर से लाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्पांस ना मिलने के कारण 30/5/2014 वाली पॉलिसी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे लोगों की डिमांड तो थी, लेकिन चूंकि पॉलिसी बहुत फ्रेंडली नहीं थी, इसीलिए लोग लाइसेंसेस नहीं ले पा रहे थे। अब इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एक रिहायशी घर है, अप्रूव्ड कॉलोनी में आपने लिया हुआ है, तो वहां पर आप बिल्डिंग नॉर्म्स जो एप्लीकेबल होंगे वो गवर्नमेंट द्वारा, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको FAR है, वो उसी के हिसाब से आपको बिल्डिंग बनानी होती है। उसी प्रकार से जब लोग सोचते हैं कि ये मास्टर प्लान का एरिया से बाहर की लैंड हम ले लेते हैं और वहां फार्म हाउस बना के रहते हैं, तो फार्म हाउस मतलब बोलना आसान है, लेकिन पहले समझने की जरूरत है कि क्या फार्म हाउस कहीं पर भी हम एग्रीकल्चर लैंड को लेके बना सकते हैं। तो उसका आंसर है नहीं, कहीं पर भी आप एग्रीकल्चर लैंड पे फार्म हाउस नहीं डेवलप कर सकते हैं। फार्म हाउस आपका तब अप्रूव होगा जब एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस आपने बनाया है। तो वो क्या क्या डायरेक्शंस हैं, ये भी मैं आपको उस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप फार्म हाउस ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तभी आपको उस पे फार्म हाउस बनाने की परमिशन मिलेगी। और उस पर कितना कंस्ट्रक्शन करना है ये भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, और किस किस टाइप की एमिनिटीज आपको वहां मिल सकती है अगर आप सिंगल फार्म हाउस सैंक्शन करा रहे हैं। या इस पॉलिसी के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ मिनिमम 25 एकड़ लैंड चाहिए जिसके ऊपर इस टाइप की कॉलोनी सैंक्शन हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ डेवलपर सामने आएंगे और उसमें ऐसे नए प्रोजेक्ट्स अब आप गुड़गांव में देखने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम एक नई दीनदयाल की पॉलिसी आई थी, वो थोड़े दिनों के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। गवर्नमेंट ने स्टील +4 के ऊपर भी कुछ चेंजेस कर रही है। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज करती है कि आम आदमी के हित में उसे कैसे लाया जाए। तो उसको लेके टाइम टू टाइम आप नेसेसरी चेंजेस पॉलिसी में करते हुए देखते हैं। तो यहीं पर एक और नया चेंज है जो इस पॉलिसी को, मतलब फार्म हाउस कॉलोनी को लाने के लिए ये किया गया है। तो ये इस पॉलिसी का जो मेन प्रिंसिपल है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव नॉर्म्स जो पैरामीटर है वो मैंडेटरी है इसके अंदर, जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। तो मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि फार्म हाउस मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी जाके एक आपने इंडिपेंडेंट यूनिट बना ली और वहां पे कोई एमिनिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। मतलब आप जहां रह रहे हैं वहां रहने वाले लोगों को वो सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज भी मिले। इसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये फार्म हाउस वाली कॉलोनी में, सरल शब्दों में आपसे बात करूं क्योंकि हम डे टू डे इंटरेक्शन में बात करते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज आपको समझने की जरूरत है। अथॉरिटी
पॉलिसी बनाती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आम आदमी से समझ में नहीं आती। तो आज मैं आपको सरल भाषा में ही समझा रहा हूँ। सरल भाषा में ये है कि ये एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक ग्रुप में कुछ फार्म हाउस होंगे, जैसे मिनिमम 25 एकड़ की लैंड चाहिए होती है, तो यहाँ पर डेवलपर जो मास्टर प्लान से बाहर का एरिया है, एग्रीकल्चर जोन है, वहां पर ये लैंड बाय करके वहां पर ऐसे आने वाले टाइम में फार्म हाउस के प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरी तरह से पॉलिसी जो है वो सरकार द्वारा बनाई गई है, तो इसे आप सरकारी पॉलिसी कहेंगे, लेकिन यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्राइवेट डेवलपर लैंड लेके उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपने जो यूनिट सैंक्शन होगी उसमें सोलर प्लांट का प्रोविजन भी करना होगा। यहाँ पर स्टोरेज, प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और रिसाइकलिंग, स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए भी आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई या मिनिमम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर यहाँ पर चीज़ें क्लैरिटी दी गई है। मतलब आप ये समझिए कि आपको यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना पड़ेगा और ग्राउंड वाटर आपको स्टोरेज भी करना होगा। जैसे रेन वाटर आता है तो ऐसे में आपको ग्राउंड के नीचे एक स्टोरेज टैंक भी बनाना पड़ेगा। स्टोरेज टैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब करीब जो लागत आती है वो, अगर आप ब्रिक से आप स्टोरेज टैंक बनाएंगे तो जो मिनिमम 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए जो पॉलिसी है वो 1 एकड़ के हिसाब से मिनिमम है, तो हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में आपको करीब करीब 3 से 4 लाख के आसपास रुपए लग जाएंगे स्टोरेज टैंक बनाने के लिए। अगर यही आरसीसी का बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ये करीब 8 से 10 लाख के आसपास भी लग सकता है। तो ये कौन सी कैपेसिटी का आप बना रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। कैपेसिटी के हिसाब से थोड़े पैसे भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ पर अगर कोई यूनिट बन रही है तो उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हो, उसको रिसाइकल भी किया जाए, जिससे कि उसे रिसाइकल करके फार्मिंग, फ्लशिंग और डोमेस्टिक जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है उससे उसको फुलफिल किया जाए। और मेन जो कंसेप्ट है वो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो कॉलोनी है, जो पूरी कॉलोनी बनेगी, जैसे मैंने बताया मिनिमम 25 एकड़ लैंड चाहिए, तो पूरी कॉलोनी का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रिसाइकल करके उसे इको फ्रेंडली बनाना। मतलब ये नहीं कि कोई भी अनऑथराइज तरीके से चीजें बने, मतलब बनेगी तो वो इको फ्रेंडली टाइप में बनाने का प्लान है। और पर एकड़ यहाँ मैक्सिमम जो लोग रह सकते हैं वो 25% पर एकड़ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये फार्म हाउस टाइप का कंसेप्ट है। तो फार्म हाउस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, तो मैक्सिमम यहाँ 25 लोग यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर आपको इरिगेशन के लिए जैसे फाउंटेन्स लगाते हैं या प्लांटेशन आपको करनी पड़ेगी, जैसे ग्रीन कारपेटिंग हो गई, तो ये सब भी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हर प्लॉट पर आपको मिनिमम 20 पेड़ लगाने पड़ेंगे। मतलब ये एक तरह से ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। अगर आप फार्म हाउस भी ले रहे हैं तो उसमें अंदर 20 क्या, हमें तो ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन पॉलिसी कहती है कि यहाँ आपको 20 पेड़ लगाना मैंडेटरी है। यहाँ पर अगर आपके पास ड्राइवर है, सर्वेंट है, गार्ड है या हॉर्टिकल्चर का स्टाफ है, इन सभी के लिए आपको वहीं उसी प्लॉट के अंदर एकोमोडेशन बनाना पड़ेगा, जिसे एंसिलरी बिल्डिंग कहते हैं। मतलब एक बिल्डिंग आपको अपने रहने के लिए बनाने के लिए दी जाएगी और साथ में एक एंसिलरी बिल्डिंग भी दी जाएगी। तो वहाँ पर एंसिलरी बिल्डिंग में ड्राइवर, सर्वेंट या आपके गार्ड हैं या हॉर्टिकल्चर स्टाफ है, तो उनके रहने के लिए भी आपको वहाँ प्रोविजनिंग करनी है। अब हम लोकेशन नॉर्म्स की बात करते हैं। देखिए, लोकेशन की जब बात आती है तो ये आपको एग्रीकल्चर जोन और डेवलपमेंट प्लान्स के दोनों के अंदर यहाँ पर ये पॉलिसी काम करेगी। दोनों जगह पे आप इसकी सैंक्शन करवा सकते हैं। मतलब अगर आप डेवलपर हैं तो सैंक्शन करवा सकते हैं, और अगर आप बायर हैं तो इन दोनों एरियाज में ये प्रॉपर्टी अगर फ्यूचर में आती है बुकिंग के लिए तो आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो नेसेसरी अरेंजमेंट है वाटर सप्लाई का, वो आपको खुद करना है। और अगर आप वहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर एज अ इंडिविजुअल आपने यूनिट ली हुई है और ग्राउंड वाटर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सी कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, वहाँ से आपको नेसेसरी परमिशन लेने की भी ज़रूरत है। अगर आप डेवलपर से प्रॉपर्टी ऐसी खरीदेंगे तो आप डेवलपर से ये क्लियर कर लेंगे कि क्या यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज़ के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से परमिशन है या नहीं। अगर नहीं है तो सप्लाई वाटर आपको उससे प्रोवाइड कैसे करेगा वो, उसके बारे में भी बात करनी ज़रूरी है। और ये एक कम्पैक्ट ब्लॉक होगा, मतलब एक साथ पूरा एरिया इसको कॉलोनी को बनाना होगा डेवलपर को। फिर हम समझते हैं कि इसके अंदर किस टाइप की सैंक्शन होने वाली है। देखिए, यहाँ 25 एकड़ में, जैसे मैंने बताया, हाइपर पोटेंशियल जोन में और हाई पोटेंशियल जोन के अंदर भी 25 एकड़ है।
वहीं पर अगर मीडियम पोटेंशियल जोन की बात करें वहाँ 15 एकड़ है, और जो लो पोटेंशियल जोन आता है वहाँ 10 एकड़ के ऊपर इसको सैंक्शन किया जाएगा। तो हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव में यहाँ पर 25 एकड़ लैंड मैंडेटरी है अगर आपको या डेवलपर को ये सैंक्शन फार्म हाउस की कॉलोनी करवानी है। तो फिर इसकी कनेक्टिविटी, देखिए जब भी ऐसे टाइप के सैंक्शन होते हैं तो इसमें कनेक्टिविटी के लिए कितनी रोड चाहिए ये भी क्लियर दिया होता है। वहीं पर यहाँ पर इसे क्लियर किया गया है कि अगर आपकी कनेक्टिविटी मेन रोड से है तो वहाँ पर मिनिमम आपको 12 मीटर की रोड रेवेन्यू रास्ता की होनी चाहिए। मतलब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेश, तो रोड गवर्नमेंट सेक्टर रोड तो नहीं बना पाएगी, लेकिन अगर रेवेन्यू रास्ता मिनिमम 12 मीटर का है वहाँ पर, या गवर्नमेंट रोड वहाँ 12 मीटर की है, तब उस पूरी कॉलोनी की सैंक्शन मिलेगी डेवलपर को। और डेवलपर को अंदर इंटरनल, मतलब डेवलपर है या आप हैं जो भी आप इसको करवा रहे हैं अप्रूव, तो आपको इंटरनल 9 मीटर की रोड का प्रोविजन रखना है। मतलब आपके फार्म हाउस के सामने मिनिमम 9 मीटर की रोड होनी चाहिए, और यही रोड की पॉलिसी आपका दीनदयाल जन आवास योजना में भी है। और अगर आप टाउनशिप की बात करें तो जो हरियाणा के अंदर टाउनशिप्स के प्रोविजंस हैं उसके अंदर मिनिमम आपके घर के आगे 12 मीटर की रोड होनी चाहिए। जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें जरूर 9 मीटर की रोड थी, लेकिन बाद में उसे बढ़ा के 12 मीटर कर दिया गया है। मिनिमम यहाँ पर आपको 1 से लेकर 2.5 एकड़ तक का ये प्लॉट होगा आपका, जिसके ऊपर आप इंडिविजुअल यूनिट खरीद रहे हैं। तो जैसे आपने इसकी कॉलोनी सैंक्शन कराई और उसमें जो प्लॉटिंग होगी वो मिनिमम 1 एकड़ होगी और मैक्सिमम 2.5 एकड़ तक इसे सैंक्शन किया गया है। तो इसको ये समझते हैं कि मान लीजिए 1 एकड़ से 1.499 एकड़ के बीच का आपका प्लॉट है, तो इस पे आपको रहने के लिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। इस पे 300 स्क्वायर मीटर तक का आपको रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए एरिया अलाउ किया गया है। यहीं पर अगर ये 1.5 से लेकर 1.99 एकड़ है तो यहाँ पे 400 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया गया है, जिसके ऊपर आप रहने के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं। और वहीं अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 2 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक का लैंड पार्सल है आपके फार्म हाउस का, लो डेंसिटी कॉलोनी का, तो यहाँ पर आपको 500 स्क्वायर मीटर का एरिया मिलेगा। लेकिन ये भी आपको समझने की बात है कि यहाँ बिल्डिंग, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप बनाएंगे, इसकी 12 मीटर तक की हाइट यहाँ पे आपको अलाउ की गई है। और यहाँ पर 3 मंजिल तक आप बना सकते हैं, मतलब एक मंजिल के लिए आपको 4 मीटर तक की हाइट दी गई है। तो 3 मंजिल आप बना सकते हैं। और अगर आप बेसमेंट बनाने के लिए चाह रहे हैं तो बिल्डिंग का जो फुटप्रिंट है उसमें उसको वहां तक आप बेसमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन आपका जो भी कंडीशन होगी वो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के हिसाब से होगी, मतलब उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ 3 फ्लोर्स और बेसमेंट आप बना सकते हैं। साइज के हिसाब से 300, 400, 500 स्क्वायर मीटर कितना आपको बनाना है, उसके लिए कितना आपका बड़ा प्लॉट है उस पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं कि अब साथ में हमारा जो डोमेस्टिक सर्वेंट है या फिर गार्ड है या हॉर्टिकल्चर स्टाफ है, ये कहाँ रहेंगे। इनके लिए एंसिलरी बिल्डिंग बनाना अलाउड है। मतलब जितना बड़ा प्लॉट है आपका, मान लीजिए 1 एकड़ है जिसके अंदर 4840 स्क्वायर यार्ड आता है, तो उसका 1% मतलब 48.4 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर आप वहाँ एंसिलरी बिल्डिंग बना सकते हैं। और एंसिलरी बिल्डिंग में 40% मिनिमम जो है वो आपको वहाँ जो आपके स्टाफ हैं उनको रहने के लिए देना है। मतलब और जैसे अदर एक्टिविटी के लिए मान लीजिए जेनसेट रखा है आपने, या अलग अलग जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ एंसिलरी बिल्डिंग में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 40% मतलब 1% का 40% एरिया आपको मिनिमम उनके लिए रिजर्व रखना है रहने के लिए। इससे ज़्यादा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। और ये 2 मंजिल बन सकता है, मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट जो है एंसिलरी बिल्डिंग की वो 7 मीटर तक की है। अगर आपका प्लॉट है और आपने यहाँ पे फार्म हाउस के लिए लैंड ली है, लो डेंसिटी इको फ्रेंडली वाली लैंड अगर आपने ली है, तो यहाँ पर आप अपने और दूसरे प्लॉट के बीच में हैजिंग कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स को यहाँ पे हैजिंग अलाउड है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ बाउंड्री वॉल भी कर सकें। इसमें स्विमिंग पूल भी बनाना आपको अलाउड है। इंडिविजुअल प्लॉट में आप स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ कमर्शियल आपको अलाउ नहीं है। मतलब अगर आप सोचें मैं बैंक्वेट हॉल बना लूँ या पार्टी हॉल बना लूँ, तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। मतलब ये आपके रहने के लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन कमर्शियल ये वाइबल नहीं है। तो आप अगर इस पर्पस के लिए सोच भी रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा।
और जो कॉलोनी की बाउंड्री है उसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो 6 फीट बाउंड्री वॉल बनाने के लिए परमिशन है। मतलब जो कॉलोनी है लो डेंसिटी इको फ्रेंडली कॉलोनी, उसकी जो बैरिकेटिंग होगी, जो उसकी बाउंड्री होगी, उसकी हाइट 6 फीट तक वो भी पॉलिसी के अंदर मेंशन है। फिर बात करते हैं कि आखिर इसमें कितना यूजेबल एरिया निकलता है। देखिए यूजेबल एरिया यहाँ पे निकलता है 80%। मतलब अगर 100 एकड़ की कॉलोनी है तो उसमें 80% एरिया ही प्लॉट बन सकते हैं। जैसे टाउनशिप के अंदर हम बात करें तो एक लिमिटेड परसेंटेज होती है, फॉर एग्जांपल 51% टाउनशिप के अंदर आपको अलाउ किया जाता है कि आप प्लॉटेड कॉलोनी कर सकते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर आपको 80% आप फार्म हाउस की या फार्म हाउस की कॉलोनी काट सकते हैं। मतलब जो कॉलोनी का नाम है पॉलिसी का वो लो डेंसिटी इको फ्रेंडली कॉलोनी है, तो यहाँ पे मिनिमम आप 80% कर सकते हैं। मतलब 100 एकड़ में 80 फार्म हाउसेज ही निकलेंगे। उसके आगे 9 मीटर की रोड छोड़नी मैंडेटरी है, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स है। और इसके अंदर यहाँ पर क्लब के लिए मैक्सिमम जो एरिया है वो 2 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी रिस्ट्रिक्ट किया, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा क्लब बना लिया। तो क्लब जो कॉलोनी का क्लब है वो भी 2 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलाउ किया गया है क्लब के अंदर वो भी 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है पॉलिसी के हिसाब से वो सब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर क्लियर कर दिया है। मतलब अगर आप कॉलोनी बना रहे हैं तो 80% से ज्यादा उसके अंदर फार्म हाउस नहीं बन पाएंगे, और साथ में उसका क्लब जो है वो 2 एकड़ से बड़ा नहीं बन पाएगा। तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्ट किया है। और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा वहां कमर्शियल शॉप्स अलाउ नहीं है। और वो भी शॉप उसके लिए है कि वहां जो आसपास के रहने वालों को जरूरत की सुविधाएं मिल पाए, इसीलिए 1000 स्क्वायर फीट इसके अंदर कमर्शियल अलाउ किया गया है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एम है वो ये है कि स्टोरेज, प्यूरिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसाइकलिंग जैसे स्ट्रॉन्ग वाटर का है उससे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। एक्सटर्नल जो सोर्सेज है वाटर सप्लाई के उसको मिनिमम किया जाए, या ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है उसको मिनिमम किया जाए। मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एरिया बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का रिसाइकल हो, और जो उसका रिसाइकल होके वो इरिगेशन पर्पज से यूज हो पाए। मतलब वेस्टेज को मिनिमाइज करना और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी मैक्सिमम यूज करना। तो उसके लिए भी कंपोजिट प्लांट लगाने का यहाँ पर ऑलरेडी इस बात को क्लैरिटी दी गई है। अब बात करते हैं कि क्या इसकी एप्लीकेबल फीस और चार्जेस हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी टाइप की ईडीसी नहीं लग रही है। मतलब अगर इसे सैंक्शन करा रहे हैं तो यहाँ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जीरो हैं। अगर आपने कोई प्लॉट कभी रेजिडेंशियल का लिया है तो वहाँ पे अक्सर डेवलपर ने आपको बताया होगा कि ये ईडीसी है और ये आईडीसी है। ईडीसी मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और आईडीसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। ये डेवलपर ने आपको जरूर बताया होगा। तो इसके अंदर किसी भी टाइप का कुछ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर वो शहर के नजदीक है, मतलब शहर के अगर 500 मीटर जहां आबादी है उससे अगर 500 मीटर के अंदर है तो यहाँ पर ये 50% ईडीसी लगने वाली है। मतलब आपको यहाँ पे प्लॉट पे 50% ईडीसी देनी पड़ सकती है। फिर यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो स्क्रूटनी फी, लाइसेंस फी, कन्वर्जन फी। जैसे कन्वर्जन फीस आपकी डिपेंड करती है कितने मीटर की रोड है तो उसके हिसाब से कन्वर्जन फीस देनी पड़ती है। और एसआईडीसी, ये सारे रेट्स यहाँ पर जो आप ऐसे प्लॉटेड कॉलोनी सैंक्शन कराते हैं वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ ईडीसी को जरूर वेव किया गया है। तो गवर्नमेंट का मेन है एम ये है कि अनऑथराइज डेवलपमेंट ना हो और ऑथराइज डेवलपमेंट यहाँ पर किसी भी तरह से पॉसिबल हो और लोग एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में रह पाएं। इसीलिए इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर मैंने ये फील किया है कि रियल एस्टेट पे जो इसका इम्पैक्ट मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स का इंटरेस्ट बना है। क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले 3 सालों में यहाँ पर प्लॉटेड कॉलोनी बहुत अच्छी सी सेल हुई हैं। और ये बड़ी प्लॉटेड कॉलोनी है, लोगों का यहाँ रुझान भी हुआ है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वो सब लोग जो डेंस्ड एरिया में रहते थे उन सब ने बाहर निकल के और इको फ्रेंडली एरिया में रहने का प्लान किया, जहाँ खुलापन है, जहाँ पर उनको रहने में एमिनिटीज मिल रही हैं। तो ऐसे में ये पॉलिसी आती है तो वो जो कंजेस्टेड प्लॉट वाली में लोग रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कंजेशन होता है और ट्रैफिक बहुत होता है या आपको पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उससे यहाँ बहुत बड़ा निजात मिल सकता है। और आप एक दिल्ली के साथ लगते हुए गुड़गांव में, जिसे पॉश एरिया भी कहा जाता है,
उसके पास में आप फार्म हाउस भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो प्लॉट की बढ़ती कीमतों की तोड़ है ये कि रिजनेबल रेट्स पे आप बड़े प्लॉट के अंदर एक फार्म हाउस के अंदर इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और फर्दर फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको पसंद आया और क्या इसमें और क्लैरिटी आप चाहते हैं। अगर आप इसी तरह मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे कि किस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे लिए ये आसानी हो जाती है कि मैं आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्लैरिटी दूं। नमस्कार, जय हिंद।